हेलो बच्चों, आज हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। यह एक छोटा चैप्टर है और यहाँ से लगभग नीट में 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने के बाद आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी दिनों का गैप हो गया, तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो हम टेलीग्राम पर इसके हाईलाइटेड नोट्स दे देंगे। आप वहां से जाकर इसके हाईलाइटेड नोट्स देख सकते हैं। उसकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। जो वृद्धि व जनन होती है वो कोशिकाओं का ही नहीं बल्कि जो सभी सजीव होते हैं उनकी विशेषता होती है। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिका जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका की ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। आगे एनसीईआरटी कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? कि कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन में क्या होता है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और कोशिका की वृद्धि होती है। इसको हाईलाइटेड कर लीजिए। एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है वह संतति कोशिकाओं में इसकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका चक्र क्या होता है। कोशिका चक्र में कोशिका क्या करती है? अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, वह अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है और उसके पश्चात क्या करती है? विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोशिका चक्र बोलते हैं। यहाँ पर जीनोम शब्द आया हुआ है। जीनोम शब्द का क्या अर्थ होता है? जीनोम शब्द का अर्थ होता है अगुणित कोशिकाओं में उपस्थित जीनों की जो कुल संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को जीनोम बोलते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्यीय वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। यह ध्यान दीजिएगा कि जो डीएनए का संश्लेषण होता है कोशिका चक्र के एक विशिष्ट अवस्था में होता है। और कौन सी अवस्था में होता है? ऐसा अवस्था में होता है, अभी उसको आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आगे एनसीईआरटी ने बोला है कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। इस सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। यह चित्र दिया गया, अभी चित्र को देखेंगे। पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संदर्भ में होता है जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यह याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी कोशिका कितने घंटे में विभाजित होती है। जो हमारी कोशिका होती है वो लगभग 24 घंटे में विभाजित हो जाती है। कितने घंटों में विभाजित हो जाती है? लगभग 24 घंटों में विभाजित हो जाती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका के प्रारूप के लिए बदल सकती है। यह देखिए, यहाँ से इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कोशिका चक्र की अवधि होती है वो पूछेगा सब में समान होती है? समान नहीं होती है। यह कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव में बदल सकती है या फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के प्रारूप के लिए बदल सकती है। कोई कोशिका कम समय में विभाजित हो रही है, वहीं दूसरी कोशिका कुछ ज़्यादा समय ले रही है, या किसी जीव में कोई कोशिका जल्दी विभाजित हो रही है या किसी उसमें कोई कोशिका
ज़्यादा समय में विभाजित होती है। जैसे कि हम बता दें मानव की कोशिका कितने देर में दिया गया एनसीईआरटी में, लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है। वहीं पर ईस्ट की जो सेल होती है, ईस्ट की सेल लगभग 90 मिनट में विभाजित हो जाती है। और एक पाया जाता है जीवाणु ई कोलाई की कोशिका लगभग 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। ये याद रखिएगा, ये अगले आगे चैप्टरों में दिया गया है, यहीं पर आप इन तीनों के याद रख लीजिए कि जो मानव कोशिका होती है 24 घंटे में विभाजित हो जाती है, ईस्ट कोशिका लगभग 90 मिनट में और ई कोलाई लगभग 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। ये देखिए आगे एनसीईआरटी ने बोला भी है कि ईस्ट की कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो ईस्ट कोशिका होती है उसको विभाजित होने में कितना समय लगता है, लगभग 90 मिनट में वो विभाजित हो जाती है। कोशिका चक्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है अंतरावस्था, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरफेज। आपको बता दें कि इनके इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नीट में डायरेक्ट इंग्लिश नेम दे देता है, हिंदी नेम नहीं देता है, इसलिए इनके इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा। और दूसरी अवस्था क्या होती है, एम प्रावस्था। इसी को क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन या माइटोसिस फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सूत्री विभाजन एम प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका का विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है। और जो अंतरावस्था होती है, इंटरफेज जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। जो मनुष्य की कोशिका में एम फेज होता है वो केवल 1 घंटे में होता है। बाकी जो 23 घंटे होता है उसमें क्या चलता है, 23 घंटे में इंटरफेज अवस्था फेज चलती है, जिससे कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि इंटरफेज में ही व्यतीत हो जाती है। जो 23 घंटे चलता है वो कौन सी फेज चलती है, इंटरफेज चलती है। उसमें कितना समय लगता है, लगभग 23 घंटे लगता है, या फिर हम कह सकते हैं 95% समय लगता है। ये याद रखिएगा, ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से बना हुआ है कि जो मानव में एम प्रावस्था होती है वो कितनी देर के लिए होती है। मानव में एम प्रावस्था सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है। ये देखिए, इसे हाईलाइट कर लीजिए। और बता दें जो जो ये होती है अंतरावस्था, इसको विश्राम अवस्था भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी इसी को बोला जाता है। इसमें कोशिका क्या करती है, इसमें कोशिका मुख्य रूप से विभाजन की तैयारियां करती है। आप ये मान लीजिए कि किसी कोशिका को विभाजित होना है तो उससे पहले वो तैयार हो जाती है कि हमें विभाजित होना है, तो इंटरफेज में पूरी एक तैयारियां कंप्लीट कर लेती है। जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप पहले उसकी तैयारियां कंप्लीट करते हैं, इसी प्रकार सेल भी होती है, ये विभाजन से पहले विभाजन की तैयारियां करती है। तैयारियां करने में कितना समय ले लेती है, लगभग 95% समय ले लेती है। और आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरफेज होती है इसमें कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंटरफेज में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ सक्रिय होती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है। ये हाईलाइटेड कर लीजिए कि जो एम प्रावस्था होता है उसका आरंभ किससे होता है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन से शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है, जब साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है, उसके साथ ही इसका अंत हो जाता है, जो कि संगत संतति गुण सूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। और इसका अंत कोशिका द्रव विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ हो जाता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। ये देखिए दिया गया है अभी जो ऊपर आपको बताया कि जो इंटरफेज होती है इसी को क्या बोलते हैं, विश्राम प्रावस्था। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, इसी को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। इस पर क्या करती है कोशिका, यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। इंटरफेज को कितने भागों में बांटा गया है, इंटरफेज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, G1, S, G2, और उसके बाद लास्ट में कौन आती है, M आती है। तो ये क्रम कभी कभी पूछ लेता है। ये देखिए ये चित्र में दिया गया है। पहला वाला हो गया, कौन सा हो गया, पहला हो गया G1,
फिर एस आता है, फिर G2 आता है, फिर ये कौन सा हो गया, ये हो गया M फेज हो गया। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्रम होता है G1S G2M, ये क्रम आता है, इससे क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें G1S G2 क्या होते हैं, ये इंटरफेज की प्रावस्थाएं होती हैं। अब आगे एनसीईआरटी G1 फेज के बारे में बोल रही है। G1 फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था बोलते हैं। समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण का क्या मतलब है इसका, कि इसके बीच के समय ये इसको क्या बोलते हैं, इसको विभाजन अवस्था बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डीएनए संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। तो इसके बीच के समय को ही क्या बोला जाता है, इसके बीच के समय को ही क्या बोला जाता है, G1 फेज बोला जाता है, ये बोल रही है एनसीईआरटी। G1 प्रावस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो G1 फेज होती है उसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें केवल जो कोशिका होती है उपापचय रूप से सक्रिय होती है और अनेक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेल ग्रोथ भी इसी स्टेज में होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए संश्लेषण होता है, और एक इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा, G1 फेज में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, वो डीएनए प्रतिकृतिकरण में सहायक होता है। तो G1 फेज में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आती है यस फेज। यस फेज इसी को क्या बोलते हैं, संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। मतलब इसमें क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। मतलब अगर डीएनए, इसमें क्या हो जाता है, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से प्रदर्शित किया जाता है तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, केवल डीएनए की मात्रा बढ़ती है। 2C से 4C हो जाती है, यदि C है तो 2C हो जाएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ज्यों के त्यों बने रहते हैं। G1 प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है तो 2n गुणसूत्रों होते हैं, तो यस प्रावस्था के बाद भी इनकी संख्या वही रहेगी। मतलब 2n है तो 2n ही गुणसूत्र होंगे, 4n गुणसूत्र नहीं होंगे। वहीं पर डीएनए की मात्रा यदि 2C है तो 2C से कितनी हो जाएगी, 4C हो जाएगी। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे ही यहाँ केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में एस प्रावस्था के दौरान डीएनए का जैसे प्रतिकृतिकरण होता है वैसे ही कहाँ पर, कोशिका द्रव में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण होता है, कोशिका द्रव में होता है, वो होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। इस लाइन में एनसीईआरटी क्या कह रही है, इस लाइन में एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब इस प्रावस्था में कोई सेल पहुंचती है तब उसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक उसी समय कोशिका द्रव में तारक केंद्र का द्विगुणन होने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और बता दें एस फेज में और क्या होता है, एस फेज में और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका भी इसी अवस्था में संश्लेषण होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, एस फेज में होता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसका संश्लेषण कौन से अवस्था में होता है, G1 अवस्था में होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये साइड में थोड़ा एनसीईआरटी ने दिया है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, पादप व प्राणी अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं, क्या पौधे में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं,
क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधे एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? शीर्षस्थ कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन सी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? जो शीर्षस्थ कोशिका में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए उन्हें विभेज्योतकी ऊतक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में इन्हें। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभेज्योतकी ऊतक मिलता है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या प्राणियों में भी ऐसा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देख लेना। और एनसीईआरटी ने ये भी दिया है थोड़ा बहुत, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पादप कोशिका, वो प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? उसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था एस एवं एम प्रावस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? आपको ये कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ से एनसीईआरटी। यदि कोशिका में एम प्रावस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन एस तथा G2 प्रावस्था के बाद इनकी कितनी मात्रा होगी? ये आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आगे एनसीईआरटी ने बोला है प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि हृदय कोशिका, और कौन सी होती हैं? और तंत्रिका कोशिका होती हैं। और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। ये कौन सी स्टेज में चली जाती हैं? ये G0 स्टेज में चली जाती हैं। हैसियत तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। नीट में क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका G0 स्टेज में कब चली जाती है? G0 या इसे G0 बोलते हैं। कब चली जाती है? जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, तब ऐसा होता है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या G0 या 0 अवस्था इसे ही कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोशिका G0 अवस्था में पहुंच जाती है वो उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती है। ये याद रखिएगा कि उसमें उपापचय सक्रियता पाई जाती है, बस वो विभाजित नहीं होती है। इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि जो G0 अवस्था में चली जाती है वो पुनः कोशिका चक्र में प्रवेश कर सकती है या फिर कोशिका चक्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि जो जीवन स्टेज होता है यहीं पर कोशिका अपने विभाजन का निर्णय लेती है। उसे विभाजित होना है या नहीं वह कहाँ पर निर्णय लेती है? जीवन में। यदि किसी कोशिका का जीवन स्टेज कंप्लीट हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि उस कोशिका को विभाजित होना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में दिखाई देता है। ये देखिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि जो प्राणी कोशिका होती है उसमें सूत्री विभाजन किस में होता है? केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में होता है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आप मधुमक्खी में देख सकते हैं, उसमें हैप्लॉइड अगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है सामान्यतः, लेकिन किस में होता है? केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में ही दिखाई देता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं जहां हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित कोशिकाओं दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में दोनों प्रकार की कोशिकाओं में सूत्री विभाजन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारी प्राणी कोशिकाएं होती हैं वो केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही सूत्री विभाजन देखने को मिलता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों की अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। आगे एनसीईआरटी सूत्री विभाजन अवस्था यम अवस्था के बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवस्था कौन सी होती है? एम्प्रावस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। जो एम्प्रावस्था, जो माइटोसिस होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो जनक व संतति कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? इसी कारण से इसे समविभाजन कहते हैं। इंग्लिश में समविभाजन को क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। सुविधा के लिए सूत्रीय विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये देखिए, यह ध्यान देना कि इनको किस आधार पर बांटा गया है। कैरियोकाइनेसिस के आधार पर 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि साइटोकाइनेसिस के आधार पर बांटा गया है कि कैरियोकाइनेसिस के आधार पर। तो कैरियोकाइनेसिस के आधार पर 4 उसमें बांटा गया है। कौन कौन से होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपको पुनः बता दें कि इनके हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। यदि आप इनके केवल इंग्लिश नेम भी याद रखते हैं तो सही है, क्योंकि आपका पेपर दोनों भाषाओं में आता है। इनके कभी कभी केवल इंग्लिश नेम ही दे देता है, इसलिए इंग्लिश नेम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज को क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था, और जो टीलोफेज होती है उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में उसे बोलते हैं अंत्यावस्था बोलते हैं। अब एनसीईआरटी किसके बारे में पढ़ा रही है? पूर्वावस्था के बारे में पढ़ा रही है। पूर्वावस्था को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रोफेज बोलते हैं। अंतरावस्था की S/G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होता है। एम फेज की पहली अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। S/G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बंद तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। ये हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन का प्रारंभ भी क्या है? पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव स्पष्ट होने लगते हैं। ये देखिए, चित्र भी दिया गया है, प्रारंभिक पूर्वावस्था, और ये दिया गया है पश्च पूर्वावस्था। इसके बारे में अभी देखेंगे। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? तारक काय व तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था के यस फेज के दौरान द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तारक केंद्र होते हैं वो किस अवस्था के दौरान विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं? प्रोफेज के दौरान गति करने लगते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। उनकी निम्न विशेषताएं नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है, गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बारे में हम कौन से चैप्टर में पढ़ चुके हैं? जो सेल वाला चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। सेंट्रोमियर के बारे में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद क्या बोल रही है एनसीईआरटी? अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज कहते हैं, के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ था वह कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिका को विकृत करता है, जिसे तारक कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, तारक पूछेगा। तारक किसे कहते हैं? तारक में क्या क्या सम्मिलित होता है? तारक में जो तारक किरण प्लस तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक बनाते हैं। तारक किरण को क्या बोलते हैं? तारक किरण को क्या बोलते हैं? तारक किरण को इंग्लिश में एस्टर रे बोलते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद जो तंतु व तारक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। तारक प्लस तर्क तंतु मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्जी काय, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए इसका चित्र दिया गया है। ये प्रारंभिक पूर्वावस्था है। इसमें देखिए केंद्रक, जो केंद्रक के बाहरी मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। वहीं पर जो अंतिम में देखिए ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो रही है। और जो इसमें पाए जाने वाले गाल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोफेज के अंत तक समाप्त हो जाते हैं या दिखाई नहीं देने लगते हैं। इसके बाद आती है कौन सी अवस्था? इसके बाद आती है अपनी मध्यावस्था। मध्यावस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं मीजोफेज। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ, केंद्रक आवरण जब पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है तो समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था शुरू हो जाती है। केंद्रक आवरण की द्वितीय अवस्था शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वो अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल होता है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हम गुणसूत्रों का अध्ययन सबसे उपयुक्त किस अवस्था में होता है। तो सबसे उपयुक्त जब हम गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कर सकते हैं वो होती है अपनी मीजोफेज होती है। कौन होती है? मीजोफेज है। इसे मेटाफेज बोलते हैं, मीजोफेज नहीं मेटाफेज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यावस्था बोलते हैं। मध्यावस्था मेटाफेज गुणसूत्र दो संतति अर्धगुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। इसे भी हम कहाँ पढ़ चुके हैं? सेल वाले चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्क तंतु के जुड़ने के स्थान ये संरचनाएं काइनेटोकोर हैं, जो दूसरी ओर कोशिकाओं के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था इंग्लिश में मेटाफेज बोलते हैं। इसमें मेटाफेज में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित हो जाते हैं और एक प्लेट का निर्माण करते हैं। उस प्लेट को क्या बोलते हैं? उस प्लेट को ही बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव के तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस स्तर पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे मध्यावस्था पट्टिका, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या क्या विशेषताएं? तर्क तंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो गई? गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों के तर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। ये देखिए चित्र दिया गया है। इनके चित्र भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चित्र भी पेपर में आ चुके हैं कि कौन सी अवस्था को कौन दिखा रहा है। ये देखिए ये चित्र काहे को दिखा रहा है? ये चित्र मध्यावस्था की ओर परिवर्तन को दिखा रहा है। इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर गति कर रहे हैं। इसके बाद ये नीचे चित्र देखिए मेटाफेज को दिखा रहा है। इसमें जो गुणसूत्र हैं वो मेटाफेज जो प्लेट है उसमें आकर एकत्रित हो गए हैं। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे एनसीईआरटी पश्चावस्था के बारे में पढ़ा रही है। पश्चावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पश्चावस्था को एनाफेज बोलते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इसे संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली नई संतति केंद्रक के गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगते हैं तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ से भी कभी इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जो काफ़ी दूर चले जाते हैं गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से जो मेटाफेज प्लेट होती है तो प्रत्येक का जो सिर होता है वो किस ओर होता है? गुणसूत्र बिंदु के ध्रुवों की ओर होता है।
जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। जो इनकी भुजाएं होती हैं वो पीछे की ओर होती हैं, और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? एनाफेज की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? एनाफेज की विशेषताएं हैं गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्र बिंदु कब विखंडित होते हैं? गुणसूत्र बिंदु एनाफेज में विखंडित होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। इसके बाद लास्ट अवस्था आती है जिसे अंत्यावस्था बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में टीलोफेज कहते हैं। सूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों की ओर चले जा गए हैं। इसमें देखिए आपको बता दें, जो टीलोफेज होता है ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है, व्युत्क्रम कह सकते हैं। जो जो प्रोफेज में हुआ था उसके विपरीत टीलोफेज में होता है। वो असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। आप प्रोफेज में क्या हुआ था? जो गुणसूत्र थे वो संगठित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? असंगठित हो रहे होते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देने लगते हैं। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? पहला दिया गया है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। जबकि प्रोफेज में क्या हो रहा था? केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विघटित हो रही थी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे उसका निर्माण होने लगता है। इसके बाद और कौन सी विशेषता है? केंद्रिका गालजिका व अंतरप्रदव्य जालिका का पुनः निर्माण होने लगता है प्रोफेज में, जबकि ये क्या हो रहे थे? ये विलुप्त हो रहे थे। इस प्रकार आप टीलोफेज को प्रोफेज का व्युत्क्रम समझ सकते हैं। ये देखिए चित्र भी दिया गया है। चित्र ये कौन सा है? ये एनाफेज का है। ये इंपॉर्टेंट है, चित्र भी ध्यान दीजिएगा। और नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला अंत्यावस्था टीलोफेज का है, और ये कह का है, ये इंटरफेज का है। ये दोनों कौन सी हैं स्टेज है? ये दोनों इंटरफेज की अवस्थाएं होती हैं। अब आगे एनसीईआरटी कोशिका द्रव विभाजन, जिसे क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, उसके बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संप्रकथन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन करियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव कला में खांच बनने से संपन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए इसे, कि जो हमारी प्राणी कोशिका होती है उसमें कैसे विभाजन होता है? जीवद्रव कला में खांच बनने से संपन्न होता है। आपने कभी आटा की गोली देखी है? उसको आप बाहर से दबाएं, बाहर से दबाते हैं तो उसमें खांच बन जाती है। सेम उसी प्रकार जो प्राणी कोशिका होती है वो भी विभाजित होती है। जब हम आटे की गोली को बाहर से दबाकर अलग कर देते हैं तो उसमें खांच के रूप में बन जाता है, जैसे ये चित्र दिया गया है। इसमें ये देखिए खांच बन रही है। ये किस में देखने को मिलता है? ये प्राणी कोशिका में इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, खांच बन जाती है। और ये खांच धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है, और बाद में दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। खांच के बनने से संपन्न होता है। खांचों में लगातार गहराव होने व अंत में केंद्र के आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव दो भागों में बट जाता है। यद्यप पादप कोशिका जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इसमें कोशिका द्रव विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिका में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। हाईलाइट कर लीजिए इसे। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका के भित्ति से जुड़ जाता है। प्राणी कोशिका में अंदर से बाहर की ओर विभाजन होता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होती है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं।
जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव विभाजन के समय कोशिका अंगक, जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वह प्लास्टिड लवक दो संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिका बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, संकोशिका बोला जाता है। हाईलाइट कर लीजिए, इन ऐसी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, संकोशिका बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंसाइशियल सेल बोलते हैं। उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है, वो इसका उदाहरण है। ये उदाहरण भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद एनसीईआरटी सूत्री कोशिका विभाजन के महत्व के बारे में बता रही है। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए इसमें जो संतति होती हैं वो अपने पेरेंट के समान होती हैं, अपने जनक के समान होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस विभाजन में बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इस कारण से वो सेम होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं उनमें वृद्धि जो होती है वो किसके कारण होती है, वो सूत्री विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात को बनाए रखे। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो केंद्रक और कोशिका द्रव के अनुपात को कौन सा विभाजन बनाए रखता है, केंद्रक और कोशिका द्रव के विभाजन को जो सूत्री विभाजन होता है वो मेंटेन करता है। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका का मरम्मत होता है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। मरम्मत का भी कार्य कौन करता है, सूत्री विभाजन द्वारा ही मरम्मत का भी कार्य होता है। आगे एनसीईआरटी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा रही है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्या बोल रही है एनसीईआरटी? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, संतति कोशिकाओं में आधी होती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। पादप एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन में? पहली विशेषता हो गई, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिन्हें अर्धसूत्री फर्स्ट व अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र ही पूर्ण होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ये कह रही है कि कोशिका का विभाजन 2 बार होता है, लेकिन जो डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है सिर्फ एक ही बार होता है। कौन सी अवस्था में होता है? एस अवस्था में होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है।
अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी। आगे आगे एनसीईआरटी बोल रही है अर्धसूत्री सेकंड में, जो अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जब अर्धसूत्री सेकंड समाप्त होता है तो कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, एनाफेज एंड टीलोफेज फर्स्ट। इसी प्रकार प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। अब इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ाया गया है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी कथन व कारण वाले में सवाल बन चुका है कि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट होती है वो प्रोफेज की तुलना में अधिक जटिल व लंबी होती है। मियोसिस की तुलना में, माइटोसिस की तुलना में कैसी होती है? माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रवस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके आधार पर। ये यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब अच्छा क्वेश्चन बनाने का एग्जामिनर का मन होगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनाएगा। किसके आधार पर? गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चे इसे ध्यान नहीं देते हैं कि जो ये अवस्थाएं होती हैं, उप अवस्थाएं होती हैं, किसके आधार पर बांटा गया? गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर 5 प्रवस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। आपको बता दें कि इनके इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन करते हैं एग्जामिनर, क्योंकि इनके कभी कभी केवल इंग्लिश नेम ही दे देता है, हिंदी नेम नहीं देता। इसलिए आप पहले से ही तैयार रहिए कि इनके हिंदी नेम और इंग्लिश नेम दोनों तैयार रखिए। तनुपट्ट जिसे लेप्टोटीन बोलते हैं, युग्मपट्ट जाइगोटीन बोलते हैं, स्थूल पट्ट को पैकेटीन बोलते हैं, द्विपट्ट को डिप्लोटीन बोलते हैं, वो पारगतिक्रम इसे डाइकाइनेसिस बोलते हैं। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट्ट लिप्टोटीन जिसे बोलते हैं, अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का कॉम्प्लेक्सन जो होता है पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। जो संघनन, यहाँ पर संघनन है, जो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, क्या है? यहाँ पर है संघनन। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी की गुणसूत्र का जो संघनन होता है वो पूरी लिप्टोटीन अवस्था में जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट की द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं युग्मपट्ट। युग्मपट्ट को क्या बोलते हैं? जाइगोटीन बोलते हैं। युग्मपट्ट को क्या बोला जाता है? जाइगोटीन बोला जाता है। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को क्या बोलते हैं? सूत्र युग्मन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। सिनेप्सिस का निर्माण कौन से अवस्था में होता है? यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सिनेप्सिस का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे एनसीईआरटी युग्मपट्ट जिसे जाइगोटीन, इसके बारे में पढ़ा रही है। इस प्रकार के गुणसूत्रों में युग्मन को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के सम्मिश्र का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली, युगली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट अथवा चतुष्क बोलते हैं। याद रखिएगा, युगली को ही क्या बोला जाता है? चतुष्क बोला जाता है। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस लाइन का क्या अर्थ है? इस लाइन में एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो युगली होती है इसका निर्माण तो जाइगोटीन में होता है, लेकिन यह अधिक स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देती है? जो आगे वाली अवस्था स्थूल पट्ट होती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैकेटीन बोलते हैं। उस अवस्था में अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है?
पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त तो दोनों अवस्थाएं स्थूलपट्ट पैकेटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र में 4 अर्धगुणसूत्र चतुष्क के रूप में अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जो युगली होता है, चतुष्क होता है, वो किस अवस्था में दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है? तो पैकेटीन अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। इसे हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। पैकेटीन अवस्था में क्या होता है, जो पुनर्योजन ग्रंथियां होती है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल जिन्हें बोलते हैं, वो दिखाई देने लगती हैं। इसे भी हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंतत अर्धगुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। वो पूछेगा क्रॉसिंग ओवर कौन कौन से गुणसूत्रों के बीच होता है, तो समजात गुणसूत्रों के असंतत या अर्धगुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। यह भी ध्यान रखिएगा, विनिमय कैसी, जो क्रॉसिंग ओवर है कैसी प्रक्रिया है? क्रॉसिंग ओवर एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम का नाम भी याद रखिएगा। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? उस एंजाइम को रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कब तक पूर्ण हो जाता है? पैकेटीन के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े होते हैं। आगे एनसीईआरटी डिप्लोटीन, जिसे द्विपट्ट कहते हैं, उसके बारे में बढ़ा रही है। इसमें क्या होता है? डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल साम्यस्क का विघटन हो जाता है। सिनेप्टोनिमल साम्यस्क का निर्माण कब होता है? निर्माण हो रहा था कौन सी अवस्था में? जाइगोटीन अवस्था में। और इसका अंत किस में होता है? विघटन कौन सी अवस्था में होता है? डिप्लोटीन अवस्था में होता है। ये याद रखिएगा। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? ये चित्र दिया गया है, चित्र के बारे में अभी देखेंगे। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को क्याज मेटा कहते हैं। अब वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि क्याज मेटा का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो जो क्याज मेटा का निर्माण होता है वो इसी डिप्लोटीन अवस्था में होता है। क्याज मेटा का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? डिप्लोटीन अवस्था में होता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। इसे हाईलाइट कर लीजिए, अपने एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर लीजिएगा। यक्ष आकार की, यह भी ध्यान रखिएगा किस आकार की संरचना होती है? एक्स आकार की संरचना होती है। और आगे एनसीईआरटी बोल रही है कुछ कशेरुकी प्राणियों में अंडकों में जो द्विपट्ट होता है, डिप्लोटीन होता है, कुछ महीनों या वर्षों के बाद समाप्त होता है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था पारगति क्रम, इसे क्या इंग्लिश में बोलते हैं? डाइकाइनेसिस बोलते हैं, कहलाती है, जिसमें क्याज मेटा का उपांती भवन हो जाता है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि क्याज मेटा का उपांती भवन किस में होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। निर्माण किस में हो रहा था? डिप्लोटीन में हो रहा था। और उपांती भवन किस में हो रहा है? उपांती भवन हो रहा है, क्याज मेटा का उपांती भवन किस में हो रहा है? जो अपनी डाइकाइनेसिस होती है उसमें होता है, जिसमें क्याज मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। वह तर्क तंत्र एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्राकारों झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। अब आपको एक बार संक्षेप में बता देते हैं क्या क्या होता है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहले ये अवस्थाएं याद रखिएगा। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। और लास्ट वाली कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस होती है।
लिप्टोटीन तो साधारणतः होती है, उसके बाद जाइगोटीन होती है। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल सामिस्त्र का निर्माण होता है। क्या होता है? सिनेप्टोनीमल सामिस्त्र का निर्माण किसमें होता है? जाइगोटीन। याद रखिएगा, आपको एक बार संक्षेप में बता देते हैं। इसके बाद पैकेटीन पूछेगा। पैकेटीन में क्या होता है और क्या हो रहा था? जाइगोटीन में क्या हो रहा था? जाइगोटीन में एक और चीज हो रही थी, युगली का निर्माण इसी अवस्था में हो रहा था। लेकिन ये दिखाई किस अवस्था में दे रहा था? स्पष्ट रूप से इस दिखाई दे रहा था पैकेटीन अवस्था में। पैकेटीन अवस्था में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, और जो पुनर्योजन ग्रंथियां होती हैं वो किस अवस्था में होती हैं? पैकेटीन अवस्था में होती है। इसके बाद आती है कौन सी अवस्था? इसके बाद आती है अपनी डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है? डी सिनेप्सिस होता है, मतलब सिनेप्सिस का विघटन होता है। किसमें होता है? डिप्लोटीन अवस्था में। और कियाजमेटा का निर्माण भी किसमें होता है? डिप्लोटीन अवस्था में होता है। इसके बाद डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? कियाजमेटा का अंत या विघटन किसमें होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। इस प्रकार आप संक्षेप में इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? आगे एनसीईआरटी मध्यावस्था फस्ट के बारे में पढ़ा रही है। युगली गुण सूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। जो पश्चावस्था है, टीलोफेज फर्स्ट है, उसमें क्या है? समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं। अंतावस्था फर्स्ट। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यप बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्रीय विभाजन के बीच की अवस्था को अंतराला अवस्था कहते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो दो अर्धसूत्रीय विभाजन के बीच की अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? अंतराला अवस्था, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। अब आपको यहाँ बता दें कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है वो सेम जो अर्धसूत्रीय विभाजन हम सूत्रीय विभाजन में पढ़ चुके हैं, सेम उसके जैसा होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड कैसा होता है? सूत्रीय विभाजन के जैसा ही होता है। आप सूत्रीय विभाजन आपको यदि याद है तो आप सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पूर्वावस्था सेकंड में क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले वह कोशिका द्रव विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड समान सूत्रीय विभाजन के समान होता है। ये देखिए दिया गया है, किसके समान होता है? समान सूत्रीय विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक, ये चित्र अभी देखते हैं, केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाते हैं। जो केंद्रक आवरण होते हैं वो प्रोफेज सेकंड के अंत तक अदृश्य हो जाते हैं। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। उसके बाद आता है कौन सा? मेटाफेज सेकंड। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इसके संतति अर्धगुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। पश्चावस्था सेकंड में क्या होता है? जो पश्चावस्था सेकंड होती है उसमें इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इससे जुड़े संतति और गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े हुए सूक्ष्म नलिका के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यहां से एक अच्छा सवाल बनता है। क्या बनता है? नीट में क्वेश्चन आता है गुणसूत्र बिंदु का विखंडन कौन कौन सी अवस्था में होता है। आपको बता दें जो सूत्रीय विभाजन होती है उसमें गुणसूत्र बिंदु का विखंडन किस में हो रहा था? एनाफेज में हो रहा था। जबकि ये अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विखंडन किस में होता है? एनाफेज सेकंड में होता है। याद रखिएगा, एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। गुणसूत्र बिंदु का विखंडन कौन से उसमें होता है? एनाफेज सेकंड में होता है, फर्स्ट में नहीं होता। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी किसके बारे में पढ़ा रही है? अंत्यावस्था सेकंड के बारे में पढ़ा रही है। इस अवस्था में अर्धसूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो
समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्ट बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार लगभग हम 55 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनके चित्र देख लेते हैं एक बार, क्योंकि चित्र इम्पोर्टेंट है और यहाँ से लगभग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। पहले वाले चित्र देख चुके थे और ये देखिए किसका चित्र है। ये अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट है और ये मध्यावस्था फर्स्ट है। इसमें देखिए उसमें क्या हो रहा था, सूत्री विभाजन की मध्यावस्था में सिर्फ एक जो मेटाफेज प्लेट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर कितनी मेटाफेज प्लेट मिल रही है, यहाँ पर 2 मेटाफेज प्लेट देखने को मिल रही हैं। यहीं पर ये कौन सी अवस्था हो गई, ये हो गई पश्चावस्था फर्स्ट। इसके बाद ये अंतावस्था फर्स्ट हो गई। अंतावस्था फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बन रही हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे चित्र दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड का। यह देखिए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, इसमें प्रोफेज सेकंड हो गया। इसके बाद ये मध्यावस्था सेकंड हो गया, इसमें एक ही मेटाफेज प्लेट देखने को मिल रही है जैसा कि सूत्री विभाजन में देखने को मिल रहा था। और ये पश्चावस्था सेकंड है। इस प्रकार लास्ट में अंतावस्था सेकंड में टोटल कितनी कोशिकाएं मिलती हैं, टोटल 4 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार ये चित्र आप देख सकते हैं। चित्र इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए चित्र आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार इस चैप्टर को आप आसानी से याद कर सकते हैं। काफ़ी सरल चैप्टर है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस लेक्चर को देखने के बाद PYQ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके सारे PYQ क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया है। लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।